नमस्कार, आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज बात सुशासन बाबू के उस दांव की जिसने फिर से बिहार की सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। जेडीयू में बड़ा उलटफेर हुआ है। ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और जेडीयू की कमान फिर से नीतीश कुमार ने अपने हाथ में ले ली है। यानी नीतीश कुमार जेडीयू पर फुल कंट्रोल चाह रहे हैं। यानी जेडीयू में यत्र तत्र सर्वत्र सब कुछ नीतीश कुमार ही है। यह बात साफ हो चुकी है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह को किनारे करके लालू प्रसाद यादव को भी इशारा दे दिया है कि नीतीश लालू की चाल को न सिर्फ समझ चुके हैं बल्कि उसकी काट भी निकाल चुके हैं। नीतीश कुमार के जेडीयू अध्यक्ष बनते ही इस बात के कयास भी तेज हो गए हैं कि अब वो फिर से पलटी मारने यानी कि एनडीए में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात का पूरा अंदेशा जताया जा रहा है कि नीतीश इंडिया अलायंस में प्रधानमंत्री बनने वाला सपना टूटने के बाद एक बार फिर से एनडीए की ओर रुख कर सकते हैं। यानी लालू ने ललन के सहारे जेडीयू को कमजोर करने का जो प्लान तैयार किया था, नीतीश कुमार ने अध्यक्ष बनकर ऐसा लग रहा है उसकी हवा निकाल दी है। बिहार की सियासत में नीतीश के फैसले के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब वो सवाल क्या है उस पर नजर डालते हैं जल्दी से। वो महत्वपूर्ण सवाल जल्दी से लेकर आइए। पहला सवाल, नीतीश फिर एनडीए में शामिल होने वाले तो नहीं है, क्योंकि कई बार नीतीश ऐसा कर चुके हैं। ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर क्या यह संदेश लालू प्रसाद यादव को आरजेडी को देने की कोशिश की गई है? लोकसभा चुनाव से पहले क्या आरजेडी से सियासी तलाक तय है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। और ये जो सवाल है, ये सवाल कई मायनों में बहुत अहम हो जाते हैं बिहार की सियासत को लेकर, 24 के चुनाव को लेकर और इंडिया गठबंधन को लेकर भी। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर आज की बड़ी डिबेट। ना करते प्यार तुम ही से कर बैठे। नीतीश कुमार का जेडीयू का अध्यक्ष बनना कुछ इसी गाने को सच साबित करने जैसा है। ललन सिंह की आरजेडी से बढ़ती नजदीकी ने नीतीश कुमार को पिछले कुछ वक्त से परेशान कर रखा था। साथ ही इंडिया अलायंस से भी नीतीश के प्रधानमंत्री बनने वाले सपने को जो झटका लगा, उससे सुशासन बाबू का दिल टूट गया। जिसके बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार ने अपने तरकश से सियासी तीर निकाला और ललन सिंह को एक झटके में पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया। अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है और चूंकि वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, अभी सांसद भी है, नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने इसका प्रस्ताव उन्होंने रखा है, जिससे राष्ट्रीय कार्य समिति ने सर्वसम्मत समर्थन दिया है। सभी लोगों ने हाथ उठा करके समर्थन दिया। ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें। माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने का सपना दिखाकर तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाने के लिए जो चाल चली थी, उसकी भनक लगते ही नीतीश कुमार अब फिर पलटी मारने की तैयारी कर रहा है। वहीं पूर्व जेडीयू नेता और राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की माने तो नीतीश को लालू के जाल में फंसने की वजह से ही ये फैसला लेना पड़ा है। आरजेडी की अपनी राजनीति है। अब नीतीश जी गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं कि लालू जी नीतीश जी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करेंगे। ये कभी हो सकता है क्या? लालू जी अपनी राजनीति को और अपने बेटा की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे और उस राजनीति को आगे बढ़ाने में स्वाभाविक रूप से नीतीश जी धीरे धीरे एलिमिनेट होंगे। यह तो उनकी स्ट्रेटजी होगी लालू जी की। नीतीश के जेडीयू अध्यक्ष बनने को लेकर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने कहा कि जेडीयू में जो हो रहा है वो उनका आंतरिक मामला है और लोकसभा चुनाव के लिए बिहार बीजेपी पूरी तरह तैयार है। नीतीश कुमार जी कभी आरसीपी जी को अध्यक्ष बनाए, कभी ललन जी को अध्यक्ष बनाए, कभी और किसी को अध्यक्ष बनाए, ये उनका दायित्व है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम पूरे महागठबंधन और इंडी गठबंधन के लोगों को हराने के लिए तैयार हैं। वहीं आरजेडी के माने तो नीतीश का जेडीयू अध्यक्ष बनना उनकी पार्टी का मसला है और बीजेपी इस मामले पर सियासत कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ये उनका इंटरनल मैटर है, उनको रिजॉल्व करने दीजिए। वो किनको अध्यक्ष रखते हैं, किसको क्या भूमिका देखते हैं, आपको ये तय करना होगा ना कि चुनाव सामने है, बीजेपी वहां फोकस करे।
भले ही नीतीश के जेडीयू अध्यक्ष बनने को लेकर सियासी दलों की अपनी ढपली अपना राग हो, लेकिन इस बात की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है कि नीतीश जल्द ही फिर पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। यानी एक बार फिर से नीतीश एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। वहीं नीतीश ऐसा करते हैं तो इससे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ताकत मिलेगी, तो दूसरी ओर आरजेडी के लिए ये बड़ा झटका साबित होगा। सवाल है कि क्या वाकई नीतीश अब लालू प्रसाद यादव से बदला लेने का मन बना चुके हैं? सबका हिसाब होगा में आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार के पास ऑप्शन क्या है। माना यह जा रहा है कि नीतीश अगर एनडीए में शामिल होते हैं तो बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। ऐसा क्यों है, आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल बिहार बीजेपी को अगर आप देखेंगे तो बिहार बीजेपी में बीजेपी के पास कोई कद्दावर चेहरा नहीं है, और नीतीश कुमार बीजेपी के लिए फायदेमंद इसलिए हो सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में सीएम के तौर पर भी और बड़े नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। नीतीश का चेहरा लोकसभा चुनाव के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, यह भी बात कही जा रही है। जातिगत सियासत के लिए भी नीतीश एक अहम किरदार है, लेकिन इससे भी बड़ी बात जेडीयू का जातिगत वोट बैंक लोकसभा चुनाव के लिए अहम माना जाता है। तो क्या नीतीश कुमार ये फैसला करेंगे? क्षेत्रवार सियासी समीकरण के लिए भी नीतीश कुमार काफी अहम किरदार अदा करते हैं। उत्तर बिहार और मिथिलांचल में एनडीए मजबूत है और नीतीश साथ आते हैं तो ये मजबूती और बढ़ेगी। सीमांचल और पूर्वी बिहार में एनडीए का पलड़ा जो है वो कमजोर है, यहां पर भी नीतीश का जो फैक्टर है वो काम कर सकता है। तो ये जो पॉइंट्स है वो अहम है, ये मुद्दे अहम है अगर वो रुख करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में खुले मंच से ऐलान कर दिया था कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए के रास्ते हमेशा के लिए बंद है। तो इस बयान को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश की वापसी बहुत मुश्किल है। नीतीश और एनडीए की राजनीति की लाइन लेंथ जो है वो एक जैसी ही है, ये भी कहा जाता है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर इस पूरे हम सिनारियो को देखें, सियासी दावपेच को देखें। वही माना यह भी जा रहा है कि नीतीश के एनडीए वापसी में कुछ वजहों से मुश्किल हो सकती है। अब आपको उन वजहों के बारे में जानकारी देते हैं। नीतीश कुमार को सीएम पद की कुर्बानी देनी होगी अगर वो एनडीए में जाना चाहते हैं, यह सबसे बड़ी शर्त हो सकती है। इसके अलावा बिहार में नीतीश बड़े भाई की भूमिका में नहीं रहेंगे, जो बात हमेशा एनडीए में रहकर कही जाती थी। नीतीश को केंद्रीय मंत्री बनाने की संभावना भी कम ही नजर आ रही है। फिर क्या भूमिका हो सकती है? नीतीश को राज्यपाल बनाया जा सकता है, यह एक बड़ी बात सामने सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अगर वो जाते तो यह ऑप्शन हो सकता है। जॉर्ज फर्नांडिस की तरह संयोजक बन सकते हैं एनडीए में जाकर, और यह भी एक रास्ता उनके लिए खुल सकता है। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी से अदावत है उनकी पुरानी, ये सब जानते हैं, और इसलिए भी एनडीए में उनकी राह मुश्किल बताई जा रही है। सियासी विरोधियों के साथ नीतीश को एडजस्ट करना होगा, और ये एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत की नहीं होगी, ये एडजस्टमेंट बहुत बड़ी एडजस्टमेंट मानी जा रही है। सीट बंटवारे पर भी नीतीश की अब कोई मनमानी नहीं चल पाएगी। नीतीश कुमार को यहां भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो ये विकल्प बचे हैं। बीजेपी अब अपनी शर्तों पर ही जेडीयू को सीट देगी, लेकिन इन सब के बीच अमित शाह का वो बयान भी है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि नीतीश के लिए एनडीए के दरवाजे बंद हैं। तो क्या वापसी की कोई संभावना इसके बाद बचती है? इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। अब इस पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। प्रीति शेखर, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका। कंचन यादव, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। राजेश सिंह, प्रवक्ता एलजेपीआर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। संजय कुमार, नेता जेडीयू, हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। और ऋषि मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये डिबेट कंचन आपके साथ शुरू कर रहा हूं, आपसे सवाल के साथ शुरू कर रहा हूं। क्या वाकई लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर दिया है और उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है पॉलिटिकली? शुक्रिया। और सबसे पहले तो ये आपका सवाल ही मुझे समझ नहीं आया कि ये कौन सा सवाल है, कौन सा चक्रव्यूह की आप बात कर रहे हैं। और रही बात की अभी जो लल्लन सिंह के इस्तीफे की हो रही है, या फिर नीतीश कुमार जी खुद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो ये पार्टी का उनके इंटरनल मैटर है। और उसके अलावा मुझे लगता है कि एज फार एज कोई आरएसएस का बंदा या कोई बीजेपी का कोई व्यक्ति जो है, अगर वो नहीं बनाया तो इसमें बीजेपी का को भी खुश होने की जरूरत नहीं है, और न ही उसको दुखी होने की जरूरत है कि किसी आरजेडी के व्यक्ति को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो उनका ये इंटरनल मैटर है, वो इंटरनली उसको सॉल्व किए, और मुझे लगता है कि वो अपने
2024 के इलेक्शन को देखते हुए कि कौन बढ़िया से संयोजक के रूप में जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, और जो हमारा प्रण है कि हम 40 में 40 की सीटें इंडिया अलायंस को जीत कर दिलाएंगे, उस पर वो काम करने के लिए शायद ये जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना कमान संभाले होंगे। और रही बात की जो ये आप तोड़ फोड़ की सारी बातें कह रहे हैं, मुझे लगता है ये बेबुनियाद और झूठी आरोप है, इसको लगाने से बचना चाहिए। और सूत्रों के हवाले कहाँ से आपको खबर मिलती है, क्या मिलती है, ये आप जाने। और भारतीय जनता पार्टी को इतना खुश होने की क्या जरूरत है? उसको मालूम है भारतीय जनता पार्टी को कि 2019 के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में, वो जदयू के सर पर नीतीश कुमार जी के कंधे पर बैठकर वहां पर इलेक्शन जीती थी, वहां पर कुछ सीटें अच्छे से वो निकाली थी। उसको मालूम है कि नीतीश जी उनके साथ नहीं है, तो 2023 में उनको एक भी सीट बिहार से नहीं मिलने वाली। यही घबराहट है, यही बौखलाहट है उनके अंदर। जी कंचन जी, आपने सूत्रों की बात की, मैं सूत्रों के हवाले से एक और खबर आपको बताता हूं। सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि पिछले 56 दिन से लालू प्रसाद यादव जी की और नीतीश जी की मुलाकात नहीं हुई है। इससे पहले वो लगातार मिला करते थे, तो क्या वाकई दूरी है? फिर अभी सूत्रों के हवाले से इस खबर के पीछे की खबर क्या है? अच्छा, तो आप सूत्रों के हवाले से यही बता दीजिए कि अभी जब इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी तो उसमें क्या लालू जी और नीतीश जी नहीं थे? क्या वहां पर लालू जी और नीतीश जी से मुलाकात की बात कर रहा हूँ, मैं पटना में मुलाकात की बात कर रहा हूँ। क्या वहां उस इंडिया अलायंस में भी नीतीश जी नाराज होकर ही बाहर निकले थे, ये भी खबर आई थी उसी बैठक से। नीतीश जी ने खुद इस पे बयान दिया है कि हमने नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगा, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, मैं क्यों नाराज होऊंगा। नीतीश जी ने खुद सफाई दे दिया, तो इसमें मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही आरजेडी को इस पर सफाई देने की जरूरत है, जब जदयू और उसके शीर्ष नेतृत्व ने सफाई दे दिया है। जी ठीक है कंचन, आपके पास वापस आएंगे। ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आरजेडी के प्रवक्ता, जेडीयू के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। ऋषि मिश्रा जी। ये तीसरी राज्य से जुड़े हुए जुड़ाने का हुआ है, मुझे लगता है ऋषि जी की आवाज ठीक से नहीं आ रही, उनको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। संजय कुमार जी, क्या हो रहा है जेडीयू में? क्या नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि वो अपना कंट्रोल खो चुके हैं जेडीयू के ऊपर से, और कभी भी गेम पलट सकता है, और कयास ये भी लगाए जाने लगे कि पार्टी में फूट हो सकती है, इसलिए पूरा कंट्रोल उन्होंने अपने हाथों में लिए। कल पोस्टर से गायब हुए ललन जी, और आज उनको अध्यक्ष पद के ऊपर से ही साफ कर दिया गया। देखिए, कयास इतनी लगाई जाती है जितना दायरा हो, अटकलें इतनी लगाई जाए जो हो सके, लेकिन आप लोग तो इतनी कयास लगा देते हैं, इतनी अटकलें लगा देते हैं कि हम लोग के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं है। जब हम लोगों से पूछना है, सवाल करना है, उससे पहले आप 10 अटकलें 10 कयासें लगा के बैठ गए। हमारे यहाँ कहीं कोई बात ही नहीं है, खरोच की बात नहीं है, और आप खाई की बात करते हैं। हम तो यही कहते हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व में रहे हैं, माननीय ललन सिंह जी, उनकी इच्छा उन्होंने अपनी जाहिर की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने हैं और मैं अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक समय देना चाहता हूं, और उसके उपरांत उनकी समय अवधि भी पूरी हो गई थी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की 2 साल की कार्यकाल होती है। तो उनके साथ कंसीडर करते हुए उनको अपने अपने पद से वो अपने इस्तीफा दिए, उसको स्वीकार किया गया राष्ट्रीय परिषद के बैठक में, और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी अध्यक्ष पुनः बने, और पार्टी को उन्होंने जिस तरह से कायाकल्प किया है, बिहार के वासियों को जिस तरह से कायाकल्प किया है, विकास पुरुष होने का ख्याति प्राप्त किया है उन्होंने, तो साबित करके दिखा दिए कि बिहार के वही लाल हैं और वही विकास पुरुष हैं, और पुनः वो बिहार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का काम किया है, और हमारे पार्टी इससे निश्चित रूप से मजबूत हुई है, मजबूत होगी, और अच्छा नीतीश जी के पास जिम्मेदारी अभी देखिए संजय जी, आप कह रहे अटकलें हैं, कयास हैं, इतना लगा देते हैं, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। नीतीश जी के पास जिम्मेदारी देखिए, इंडिया गठबंधन को साथ रखने की जिम्मेदारी है, तमाम मीटिंग्स में भी उनकी अहम जिम्मेदारी हो जाती है, फिर बिहार स्टेट भी चलाना है, वहां पर सीएम पद की जिम्मेदारी है, फिर 24 में चुनाव भी है, वहां पर बिहार में 40 सीटें भी जीतनी है। इसके बाद एक और जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता थी, या फिर मजबूरी में यह जरूरी फैसला लेना पड़ा है? मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं थी। उन्होंने ऐसा परिस्थिति देखा, महसूस किया
कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाना चाहिए, चूंकि माननीय हमारे ललन सिंह जी असमर्थता व्यक्त किए थे, उसके हिसाब से उन्होंने अपना पद धारण किया और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और कैपेबल लोग ही, सफिशिएंट लोग ही जिम्मेवारी संभालने में सक्षम होते हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कैपेबल लोग हैं, सफिशिएंट लोग हैं, डिजर्व करते हैं, उतनी जिम्मेवारियों को संभाल सकते हैं, निर्वहन कर सकते हैं। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा कि ललन सिंह जी ने नहीं है। ललन सिंह जी ने ये कहा था, असमर्थता जाहिर की थी कि मुझे चुनाव लड़ने हैं। एक छोटा सा करेक्शन है हमारे साथ, जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं उनका नेम करेक्शन मेरे पास आया, वो मैं ठीक कर लेता हूं। कंचना यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए, मैंने पहले कंचन यादव उनको कहा था। और दूसरा ये कि ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं और राजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं, उनके पास जाएंगे। लेकिन ऋषि, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सुमित जी, आपने एक फिल्म का डायलॉग सुना होगा, ललन सिंह नीतीश कुमार को जोड़ते हुए मैं वो कहना चाह रहा हूं कि तुम मुझे नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगा। वही ललन सिंह के साथ हुआ है। ललन सिंह लालू यादव को ज्यादा चाह रहे थे, तेजस्वी यादव को ज्यादा चाह रहे थे, और इसलिए नीतीश कुमार ने कहा कि तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगा। तो वही ललन सिंह के साथ मुश्किल हो गई है, अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। और जहां तक आरजेडी के जो नेत्री बोल रही थी, तो बता दीजिए 10 तारीख के बाद से, 10 दिसंबर के बाद से सीतामढ़ी में पर्यटन विभाग का प्रोग्राम था। पर्यटन विभाग तेजस्वी यादव के जिम्मे है। तेजस्वी यादव शामिल हुए थे क्या? बिजनेस समिट पटना में होता है, तब बड़ा प्रोग्राम क्या तेजस्वी यादव शामिल हुए थे तब जब वो पटना में थे? तो 10 तारीख से अब तक का जो संबंध रहे हैं वो बेहतर नहीं रहे हैं। और जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की बातचीत हुई है क्या उस मीटिंग में? नीतीश कुमार पहले निकल जाते हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव अपनी टीम के साथ निकलते हैं। तो कहीं न कहीं ये दो नेताओं के बीच में संबंध उतने बेहतर नहीं थे। ठीक है, आप कह जी इसमें संबंध बेहतर नहीं रहे हैं जी। लेकिन उनकी जो एनडीए में जाने की संभावना जताई जा रही है, उस पर क्या टेक है ऋषि आपका? उसके बाद में बीजेपी की प्रवक्ता प्रीति के पास जा रहा हूं, वो क्या कहती हैं इस पर? ये जो संभावना जताई जा रही है, एक बार फिर से एनडीए का रुख कर सकते हैं, क्या ये मुमकिन है? क्योंकि मुझे याद है कि अमित शाह जी ने खुले मंच से ऐलान किया था कि नीतीश बाबू के लिए एनडीए का दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। देखिए, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन से जब संबंध टूटा था सुमित जी, उसमें ललन सिंह का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था। तो ललन सिंह की विदाई के बाद ये जोड़ा जाता है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि बीजेपी में अमित शाह ने की तरफ से बड़ा ऑफर नीतीश कुमार को नहीं है, अभी वर्तमान में नहीं है। तो मुझे लगता है कि 2019 जी इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे। अच्छा होगा यदि नीतीश कुमार साथ में जाते हैं, क्योंकि बीजेपी के जो तमाम ओपिनियन पोल आ रहे हैं बिहार से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बेहतर नहीं आ रहे हैं। यदि नीतीश कुमार जाते हैं तो एनडीए के लिए बेहतर। ठीक है, मैं इस पर प्रीति जी के पास जा रहा हूं, वो क्या कह रही है? प्रीति जी, बिहार के मौजूदा सियासी उठापटक को देखते हुए बीजेपी से कैसे देख रही है फिलहाल? और अगर 1% चांस बना कि नीतीश कुमार अगर एनडीए का रुख करते हैं तो फिर क्या होगा? विवेक जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश अब कोई मजबूरी नहीं, और बिहार में अब अपने पिच पर भाजपा खेलेगी, अपने बलबूते अपनी सरकार बनाएगी, और आने वाले लोकसभा चुनाव में 40 के 40 सीट और विधानसभा चुनाव में 2025 में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार में। यह मैं आपको गारंटी देती हूँ। और विवेक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात की अभी वर्तमान जो हालात राजनीति के बने जदयू के परिप्रेक्ष्य में, तो इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी और अभी इसका क्लाइमेक्स बाकी है। और आपको पूरी मीडिया जगत से खबरें आ रही थी कि ललन जी के करीबी मंत्री विधायकगण लगभग 10-11 की संख्या में अलग से कोई खिचड़ी पका रहे थे, और इसकी सुगबुगाहट जब नीतीश जी को मिली तो उन्होंने समझा कि अब उनकी पार्टी फिर से टूट के कगार पर है, और जो लालू प्रसाद यादव जी बिहार में किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द अपने सुपुत्र तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री पद पर बैठाने के लिए आतुर है, वो किसी भी हद तक वो जा सकते हैं, जदयू को तोड़कर भी सत्ता में आने के लिए वो बहुत आतुर है। और इसकी जो है गंध वो नीतीश जी को लग गई, और नीतीश जी इस पे बहुत माहिर है, पलटने में वो बहुत माहिर है, और अपने फैसले में भी वो त्वरित लेते हैं।
तो जैसे पहले भी आपने देखा है कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिर वापस कर लेते हैं, भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, फिर सत्ता में आते ही आरजेडी से गठबंधन कर लेते हैं, आरजेडी के साथ सत्ता में आते हैं, फिर वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। उनको किसी भी कीमत पर बिहार में सत्ता की चाबी उनको अपने हाथों में चाहिए, इसीलिए पूरा घटनाक्रम चक्र को चलते हैं। लेकिन आज उन्होंने जो अभी तक बिहार की जनता को ठगा है, उन्होंने अपने गठबंधन के दलों को ठगा है, और आज उनके दलों के लोग, उनके ही दलों के नेता नहीं, यानी कि आप ये कह रही हैं जी प्रीति जी, आप ये कह रही हैं कि लालू प्रसाद जी के फैमिली प्लान में नीतीश फंस गए हैं और इसी से निकल डेफिनेटली जी। और विवेक जी का तमाचा जो है ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपने देखा होगा अभी हमारे साथी प्रवक्ता बड़ा कर रहे थे कि ये पटकथा आप लोग लिखते हैं मीडिया पर, ये बिल्कुल ब्लेम लगा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत सुना रहे थे, लेकिन ये कयास नहीं था या कोई अनुमान नहीं था, वो साबित हो चुका है। और इसमें सत्यता कहीं ना कहीं से थी, क्योंकि इसमें ये जो बातें चल रही थी वो यथार्थ में थी। जी मैं कंचना जी के पास जा रहा हूं, उसके संजय जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं पहले राजेश जी से एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद में कंचना जी आपके पास इसका जवाब लेने के लिए आऊंगा। राजेश जी, फिलहाल क्या देख रहे हैं बिहार में आप? क्या नीतीश कुमार फिर से यूटर्न लेने वाले हैं? देखिए विवेक भाई, कितना हास्पद विषय बन गया है कि नीतीश जी के विषय में बात करना ही डिबेट में हंसी आने लगती है। अभी हम गूगल मार के देख रहे थे कि मोस्ट अनरिलायबल लीडर इन द वर्ल्ड नीतीश कुमार का फोटो आ जाता है। मतलब जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उनके पार्टी के ही लोग, उनके पार्टी के कार्यकर्ता ही विश्वास नहीं करते हैं कि नीतीश कुमार आगे के 6 महीना कहाँ रहेंगे और हमको किनके प्रति बोलना होगा और किनके से हमको डिफेंस करना होगा, ये कोई नहीं जानते। जिस व्यक्ति के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति और इनकी पार्टी पिछले 10 साल से राजनीति में देखिएगा, 2012 के बाद की राजनीति देखिएगा जी, तो लगभग 3 दफा एनडीए की तरफ गए, एनडीए से बहुमत लेकर के महागठबंधन की तरफ जाते हैं, महागठबंधन से बहुमत लेकर के एनडीए की तरफ। इनका कोई एजेंडा नहीं है राजनीति में, ये समय काट रहे हैं और बिहार के 14 करोड़ लोगों के भविष्य को ये अंधेरे में डाल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को राजनीति से तुरंत त्याग पत्र देना चाहिए। नहीं राजेश जी, सवाल तो इस बात का जो बात बीजेपी कह रही है कि लालू प्रसाद यादव जेडीयू को साफ करने पर लगे हुए हैं और उनका ये प्लान जारी है, बीजेपी का एक क्लियर एलिगेशन है। क्या आप लोग भी इसे ऐसे ही देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि बीजेपी वर्सेस आरजेडी हो बिहार में, तीसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो वहां पे? मैं विवेक जी बड़ा मतलब एकदम साफ ईमानदारी से एक बात को क्लियर कर दूं कि नीतीश कुमार आज के डेट में बिहार के पॉलिटिक्स में ये लायबिलिटीज हो चुके हैं, ये एसेट्स नहीं है। ये मेरी बात को आप दर्ज कर लीजिए, जिधर भी जाएंगे इनका। तो आप कह रहे हैं लालू यादव भी इनको आप लायबिलिटी ही मान रहे हैं? सर लालू जी इनको कभी सीरियसली डील नहीं कर रहे थे। लालू जी इनके साथ कभी भी, लालू जी क्या रोज बैठ जाते थे जाकर के, 2 दिन 4 दिन पे आए दिन न्यूज में आता रहता था कि बिन कहे हुए लालू जी के पास चले जाते थे और लालू जी इनसे आधा घंटा के बाद मुलाकात करते थे। नीतीश कुमार जी के एक तो मोडस ऑपरेंडी, इनका जो काम करने का तरीका, यादाश्त, इनका मेंटल एक बैलेंस होना चाहिए, सब कुछ इनका एक कह सकते हैं कि बीमार पड़ चुका है। वो राजनीति ये नहीं कर रहे थे जो राजनीति के लिए नीतीश कुमार जाने जाते थे। मैं ये बहुत बड़ी बात आपने कही और बीजेपी भी बड़ा एलिगेशन लगा रही है कि जेडीयू को साफ करना एकमात्र एजेंडा और अपने जो वहां के डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, उनको सीएम बनाना लालू प्रसाद यादव का एकमात्र फिलहाल का लक्ष्य है। और आप जो बड़ी बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लायबिलिटी है आरजेडी के लिए, मैं कंचना जी से इसका जवाब चाहूंगा। कंचना जी। हाँ देखिए, वो पॉलिटिकल पार्टी जो जिसके साथ अलायंस में होती है उसको खत्म करती है भारतीय जनता पार्टी। वो पॉलिटिकल पार्टी जो दूसरे पार्टियों को तोड़ तोड़ कर लेकर आती है, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में न जाने कहां ऐसे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, सरकार बनाती है। वो पॉलिटिकल पार्टी जो झूठ के नाम पर सरकार बनाती है और जुमलेबाजी के नाम पर सरकार बनाती है। वो पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार में जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोई भी स्थान है, वो पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि जदयू आए, जदयू नहीं आएगी तो हमारे पास जो एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एंट्री बंद है और दूसरी तरफ इनके अंदर ये भी डर है कि अब हम कैसे जिएंगे, अब हमारा क्या होगा 2024 में, जो है कि इलेक्शन होने वाला है 2025 में हमारा क्या होगा। इनकी कोई वहां पर आधार नहीं है, कोई बुनियाद नहीं। इनको भी ये भी मालूम है कि जिस तरीके से आज महागठबंधन
की सरकार बिहार में रोजगार दी हुई है कि हर एक घर में कि रोजगार हो। जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार वहां पर कास्ट सेंसस कराई है और जितने भी अपने वादे की थी पूरे करने की कोशिश की है और पूरा कर रही है, इनको मालूम है कि इनका पत्ता पूरी तरीके से साफ होने वाला है 2024 में। तो क्या तेजस्वी जी को सीएम बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? कंचना जी, क्या विकल्पी प्रश्न नहीं है कि जिसमें मैं बता दूं कि किसको सीएम बनना चाहिए किसको नहीं। और मैं तेजस्वी यादव जी को सीएम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आरजेडी ये मानती है कि नहीं? सुनिए, मैं आरजेडी की कार्यकर्ता हूं और एक कार्यकर्ता के नाते से हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उसका व्यक्ति सीएम बने, उसका व्यक्ति पीएम बने। ये हर कोई ख्वाब देखता है, सपना देखता है। नीतीश जी के जदयू के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि नीतीश जी प्राइम मिनिस्टर बने, राहुल गांधी के कार्यकर्ता भी कांग्रेस के चाहते हैं कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। तो आप ये चाहते हैं नीतीश जी प्राइम मिनिस्टर बने? इसमें कोई बुराई नहीं। ऐसा अलायंस पार्टी आप ये चाहते हैं नीतीश जी प्राइम मिनिस्टर बने? देखिए, आज अलायंस पार्टी उसमें 28 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वहां पर यही डिसाइड हुआ था कि मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टियां जिसके नाम का प्रस्ताव देंगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन पहला हमारा होगा कि हम 2024 को जीतेंगे। हमारा मकसद, इवन आप सुने होंगे कि खड़गे जी भी यही कहते हैं। ठीक है, मैं प्रीति जी का जवाब ले लेता हूँ। प्रीति जी, क्लियर एलिगेशन आप पर है। वो कह रही है कि तोड़ने का काम आप लोग करते हैं, पार्टी को खत्म करने का काम आप लोग करते हैं। इसके बाद मैं संजय जी आपसे आपके पास आ रहा हूं जवाब लेने के लिए, फिर ऋषि मिश्रा जी आपके पास। देखिए, विवेक जी ये आरोप आरजेडी के हमारी प्रवक्ता बहन भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है, तो यह उनको पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि अभी का जो ये राजनीतिक परिदृश्य जिसमें ललन सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा, जब जो बातें आ रही है उसका कारण क्या था। उसका कारण लालू जी से ललन जी की नजदीकी ही रही है और लालू जी का अपने पुत्र मुंह में जल्दी से उनको सीएम बनाने के लिए जदयू के विधायकों को तोड़ने की कवायद ही आज के इस घटनाक्रम का मूल कारण है। तो उसको लेकर अभी आरजेडी के लोग ना बोले तो ज्यादा उचित होगा। और बिहार में जदयू और राष्ट्रीय जनता दल दोनों का निजी स्वार्थ है, एक को पीएम बनना है, दूसरे को सीएम बनना है। अब बाकी जनता जाए भाड़ में और जाए जनता को अपराधी, यहाँ तक कि पुलिस को भी अपराधी दोहराकर पीटे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर दोनों को अपनी अपनी कुर्सी संभालनी है और इसलिए आपस में ये लोग फोड़ कर रहे हैं। ये यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है और हमें इसमें खुशी होने की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम अपने बलबूते सरकार भविष्य में बनाएंगे। यह राष्ट्रीय जनता दल को सोचना है, जदयू सोच रही है कि आज जिसके साथ वो अपना गठबंधन सरकार चला रही है, उसी के नेता उनके दल को जदयू को तोड़ने में लगी है। या तो लालू जी को विचार, या तो नीतीश जी को विचार करना पड़ रहा है अभी। और यह मैं आपको बताऊं विवेक जी, यह जो पूरा ये जो परिणाम है ललन जी का इस्तीफा देना राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से, ये सबसे बड़ा तमाचा तो नीतीश जी ने लालू जी के ऊपर, राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर मारा है। ये फैसला लेकर कि आप जो कुचक्र रच रहे थे हमारे खिलाफ, अब लीजिए अब वो उस पद पर रहेंगे नहीं। आने वाले समय में जो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, तो सारी रणनीतियां अब नीतीश जी स्वयं तय करेंगे। और एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, जो कि भी हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि उनको बड़ी जिम्मेदारी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उनको ललन जी को चुनाव भी लड़ना है लोकसभा में, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो आप बताइए, नीतीश जी को तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनना है, इंडी अलायंस का संयोजक भी बनना है, अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो, तो वो कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। एक बात तय है विवेक जी कि बिहार में जदयू के लिए पहले भी नीतीश कुमार ही थी, आज भी सिर्फ नीतीश कुमार ही है और अगले 1-2 से लेकर 10, 11, 100 तक भी गिनती कीजिए। संजय जी, मैं चाहूंगा इसका जवाब आप दीजिए, उसके बाद ऋषि जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जी देखिए, हम लोग पहले इस बात पे सोचते थे, सुनते थे, लोग कहते थे झूठे लोग या जुमलेबाज लोग, लेकिन अब तो इस राजनीति में आने के बाद हमने इस बात को देख लिया, साबित हो गया कि जितने झूठे लोग होते हैं, जितने जुमलेबाज लोग होते हैं, कितनी अच्छी बातें बना लेते हैं, लोगों को कैसे भ्रमित करते हैं, भ्रामक बयान देते हैं। इनके पास तो कोई ना नीति है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, ना कोई मुद्दा है। इनको बस जुमला करना है, लोगों को मीठी मीठी बात करना है। इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें शहीदों के नाम पे वोट दे दीजिए। अब सुन लीजिए, कर्नाटक में जाते हैं तो कहते हैं कि बजरंग बली के नाम पे वोट दे दीजिए। संजय भाई यूपी में जाएंगे तो कहेंगे श्री राम के नाम पे वोट दे दीजिए। संजय भाई, ये ऐसे नहीं होता है। नहीं, वोट की बात नहीं हो रही, वोट की बात संजय भाई जिस दिन करेंगे उस दिन करेंगे। ये बताइए कि अभी क्या हो रहा है सियासत में? वोट तो वोट की बात 24 में आएगी, तब हम वोट पर भी डिबेट कर लेंगे। लेकिन जेडीयू के अंदर क्या हो रहा है? क्या नीतीश जी ने फुल कंट्रोल अपने हाथ में लिया है बिकॉज ऑफ लालू प्रसाद यादव जी?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले माननीय ललन सिंह जी थे, उन्होंने आज इस्तीफा दिया है। चूंकि उनकी कार्य अवधि पूरी हो गई है, उन्होंने असमर्थता बयां किया था माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमान संभाली है और आगे जो आगे रणनीति होगी पार्टी का वो अपना संभालेंगे, देखेंगे, बखूबी निभाएंगे। हमारे तरफ से हमारे पार्टी में कहीं कोई खरोच की मामला नहीं है, लेकिन ये लोग वो जो बात ऋषि मिश्रा कह रहे थे, मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, एक ऐसा कहानी नहीं वो ऋषि मिश्रा जो कह रहे हैं मैं उसका जवाब आपसे चाहता हूं। मुझे नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। ऋषि मिश्रा जी को जी नहीं, ये सब कहीं कोई बातें नहीं थी, ये तो जुमलाबाजी है, ये भी मतलब बात बनाने वाली बात है, ठीक है ना। बात कोई बात बनते फिर बात बन जाती है। संजय जी, अध्यक्ष जी हमारे कल भी मैं आपका ये टेप दोबारा चलवाऊंगा, अगर इधर उधर कुछ हुआ है तो सोच लीजिएगा। बात नहीं है, मैं आपका पूरा टेप दोबारा चलवाऊंगा, अगर इधर उधर कुछ दाएं बाएं हुआ तो चलवाइएगा। ठीक है ऋषि मिश्रा जी, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं है। ठीक है, पार्टी प्रवक्ताओं की जिम्मेवारी होती है पार्टी को डिफेंड करना, वो बेचारे कर रहे हैं। लेकिन कल तक देखिए केसी त्यागी जी का आप लोगों भी सुमित जी बयान देखा होगा कि ललन सिंह के इस्तीफे की कुछ बात ही नहीं है, और आज ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। कई ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं बिहार में जिससे नीतीश कुमार नाराज थे, और मैं आपके टीवी डिबेट में बता दूं कि नीतीश कुमार ने एक तीर से 3 शिकार किए हैं। उन्होंने अलायंस पार्टनर को भी मैसेज दे दिया है कि हमारे किसी नेता से संबंध बढ़ाओगे तो हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं। दूसरा, उन्होंने पार्टी में मैसेज दे दिया है, जो मैंने गाने के माध्यम से बता दिया कि किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगा, वो ललन सिंह के साथ मुश्किल हो गया। तीसरा मैसेज उन्होंने इंडिया गठबंधन को दे दिया है कि हम फाउंडर हैं, हमने नींव डाली थी इंडिया गठबंधन का, यदि हमारा इंपॉर्टेंस इंडिया गठबंधन में नहीं रहेगा तो मेरे ऑप्शन खुले हुए हैं। और इसी का कारण है कि 3 दिन पहले राहुल गांधी का फोन आया था नीतीश कुमार को, और भागे भागे तेजस्वी यादव गए थे नीतीश कुमार से मिलने। सवाल ये उठता है कि आरजेडी जेडीयू में बेहतर संबंध है तो 10 दिसंबर के बाद से जितने भी सरकारी कार्यक्रम हुए हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव के विभाग के ही कार्यक्रम क्यों ना हो, तेजस्वी यादव क्यों एब्सेंट थे, प्रेजेंट क्यों नहीं थे, चाहे वो सीतामढ़ी का कार्यक्रम हो, चाहे पटना में बिजनेस समिट हो। कितने प्रोग्राम में आप कितने प्रोग्राम में देखना चाहते हैं माननीय डिप्टी सीएम को? कितने प्रोग्राम में आपको साबित कराना चाहे बताइए, मैं आपको साबित करा दूंगा। अरे भैया, कितने प्रोग्राम में आपको चाहिए? एक मिनट सुन तो लीजिए। अरे अभी 4 दिन पहले आपको ऋषि मिश्रा जी 4 दिन पहले आप ही के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पे दोनों नेता हमारे साथ थे। अरे सवाल तो सुन लीजिए, करते हैं सीतामढ़ी में पर्यटन विभाग का कार्यक्रम होता है, पर्यटन विभाग किसके जिम्मे है? तेजस्वी यादव क्यों नहीं जाते हैं? पटना में बिजनेस समिट होता है, तेजस्वी यादव क्यों नहीं जाते हैं? उस एड में तेजस्वी यादव का बड़ा फोटो दिया गया था। तो सवाल उठता है, मोतिहारी में पर्यटन विभाग का कार्यक्रम होता है, तेजस्वी यादव क्यों नहीं जाते हैं? इंडिया गठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की बीच बातचीत क्यों नहीं होती है? तो हम पत्रकार हैं, किसी पार्टी के नहीं, प्रवक्ता नहीं है आपकी तरह। हम लोगों तो जो डेवलपमेंट होंगे उसी का आधार पे कंक्लूड करेंगे। बिल्कुल सही बात है कि हम लोग जो घटनाक्रम देखेंगे पार्टी के अंदर की बात तो आप संजय जी बताते नहीं है, और ना ही कोई बाकी राष्ट्रीय प्रवक्ता हमें बताएंगे। तो हम जो घटनाक्रम देखेंगे, जो बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, उसी के हिसाब से अटकलें लगाएंगे। देखिए ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है। फिर अटकलें लगाएंगे, फिर आपको ऐतराज होता है, तो अगर ऐतराज नहीं है तो अच्छी खबर बता दीजिए ना। नहीं, आप जो खबर बताना चाहते हैं दर्शकों को बता दीजिए। सही बात है, वो होनी चाहिए जी। मुद्दा तर्कहीन नहीं होनी चाहिए विवेक जी, मुद्दाहीन नहीं होनी चाहिए। मुद्दा तर्क दीजिएगा तब तो पूरा देश तर्क का इंतजार कर रहा है। तर्क तो दीजिए। मैं तो तर्क दे रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि बिहार में एक ही दिन जितना भी कार्यक्रम होता है उसमें माननीय मुख्यमंत्री या माननीय उप मुख्यमंत्री का साथ प्रोग्राम लगे। कहीं हो सकता है कि दक्षिण बिहार में प्रोग्राम लगी हो या पटना लोकल में प्रोग्राम हो माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, उस केस में मुख्यमंत्री जी का वहां प्रोग्राम होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक साथ सारे प्रोग्राम। बहुत पुरानी कहावत है, ये पब्लिक है, सब जानती है। आप पब्लिक को दक्षिण उत्तर पूरब पश्चिम मत घुमाइए, पब्लिक बहुत होशियार है। कंचना जी कुछ कहना चाह रही है, लेकिन बीजेपी के नेता का एक बाइट आया, मैं पहले वो सुनवा देता हूं कंचना जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी के नेता तारकेश्वर सिंह का मानना है कि लालू के साथ जाना नीतीश कुमार की बड़ी राजनीतिक भूल साबित हुआ है।
जहां ललन सिंह के सहारे आरजेडी ने जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की, वहीं यह भी कहा है कि लालू प्रसाद यादव की वजह से नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का सपना भी चकनाचूर हो गया। वो बयान सुनवाते, उसका डिबेट में वापस लौटते। जल्दी सुनवाइए। ने ना एनडीए का रहने दिया, ना इंडी का रहने दिया, और आने वाले दिनों में जो संकेत है कि श्री ललन सिंह कभी भी राष्ट्रीय जनता दल से हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि लगातार उनकी बढ़ती नजदीकियां से नीतीश कुमार जी काफी परेशान भी थे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद जी, और राहुल गांधी जी जो प्रमुख नेता हैं, दोनों की जिस प्रकार से राजनीतिक नजदीकियां बढ़ी, और ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता खड़गे जी का नाम प्रधानमंत्री या संयोजक के चेहरे के रूप में लिया, तो ये सारी चीजें हैं कि नीतीश कुमार जी ने जिस इंडी गठबंधन को एक आकार देने का प्रयास किया था, उससे समानांतर कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल एवं उनके अन्य जो घटक दल हैं, नीतीश कुमार जी को कहीं न कहीं हाशिए पर छोड़ने का काम किया है। संजय जी, इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद कंचना जी के पास मैं जा रहा हूं। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, अपने जवाब, आपने तारकेश्वर जी की बात सुन ली, अब इसका जवाब। पूरी दुनिया ही अटकलें लगा रही, मैं तो इकलौता हूं नहीं। देखिए, अटकलें जिसको भी जो लगानी हो, हमारे यहाँ अगर कोई बात है ही नहीं, तो आप जो आपके मन में जो बात है और आप प्रयास कर रहे हैं कि हमसे वो कहवा लें, तो हम उसको कैसे कह देंगे? हमारे यहाँ कोई ऐसी परिस्थिति बनी ही नहीं हो तो हम कैसे उसको एक्सेप्ट करेंगे? ठीक है, कंचना जी कुछ कहना चाह रही है, मैं आ रहा हूं आपके पास। फूट की संभावना है, मैं आ रहा हूं आपके पास। कंचना जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसका राजेश सिंह के पास मैं जा रहा हूं। कंचना जी, मुझे लगता है कंचना जी आपने अपना मोबाइल म्यूट पर डाला हुआ है, शायद उसको एक बार चेक करके आप दोबारा से। जी हाँ, बोलिए आवाज आ रही है। आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया कह रही है, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि पूरी दुनिया में क्या सिर्फ बीजेपी है क्या? बीजेपी के अलावा कोई नहीं है इस पूरी दुनिया में जो कह रहा है। और ऋषि मिश्रा कह रहे हैं, वो बैठे हुए ऊपर आपके साथ पैनल पे, आपके साथ पैनल पे पत्रकार जुड़े हुए। ऋषि मिश्रा तो छाती पीट पीट कर ठोक ठोक के कह रहे हैं कि भैया बहुत बड़ा मतभेद आ गया, बहुत बड़ी दरार आ गई है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी के बीच में। बड़ी बात सुन लीजिए। हाँ, बोलिए ना, बोलिए। कुछ था वहां पर नहीं गए थे तेजस्वी जी। ये हम उससे बता दें कि जितने भी मंत्रालय है भारतीय जनता पार्टी के, क्या कोई भी मंत्री के अंदर इतनी ताकत है कि वो अपने मंत्रालय का कोई काम जाकर उद्घाटन कर दे? वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति पहुंचता है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के अंदर सरकार, उसके अंदर कितने मंत्रालय है? क्या सारे मंत्रालय का काम सिर्फ नरेंद्र मोदी संभालते हैं? अभी आप देख रहे हैं, अभी यहाँ पर देखें कि अयोध्या में कहीं पर वो जा रहे हैं पर्यटन विभाग का कुछ उद्घाटन करने, हर जगह पर सिर्फ नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। नमक के डिब्बे से लेकर, नमक के पैकेट से लेकर, हर चीज पर, सेल्फी पॉइंट से लेकर सिर्फ नरेंद्र मोदी। हम प्रचार मंत्री नहीं है, हम काम के मंत्री है, हम काम करते हैं। प्रचार मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी है। नहीं, ऋषि मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ऋषि मिश्रा जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ ऋषि जी। सुमित जी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ संजय जी, आ रहा हूँ आपके पास। आप तक मैसेज दे रहा हूँ कि पर्यटन मंत्री कौन है बिहार में? तेजस्वी यादव। और पर्यटन विभाग का कार्यक्रम होता है और जो मंत्री है उस विभाग के वही अब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, तो क्या मैसेज जाता है? ये बताए ना हमें। और एक बार नहीं, कई बार हुआ है ऐसा। 10 तारीख से अब तक का देख लीजिए, जब राहुल गांधी का फोन नहीं जाता तब। जी, मैं कंचना जी को कहूंगा कि बेहतर नेटवर्क में एक बार आकर बात करने की कोशिश करें। मैं आ रहा हूं संजय जी आपके पास। प्रीति जी कुछ कहना चाह रही। प्रीति जी। जी विवेक जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र के बारे में ना बोले तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि अभी आप देख लीजिए कि बिहार में क्या हो रहा है। माननीय तेजस्वी जी के पास ही कितने सारे विभाग हैं, क्या उनके पास राष्ट्रीय जनता दल में और कोई नेता नहीं जो मंत्री बन सके, जो कि जनता का कामकाज संभाल सके? वो सारा का सारा विभाग, कई सारे विभागों को अपने पास रखे हुए हैं, यानी कि वो सारी चाबी अपने पास रखना चाहते हैं। और जदयू को स्वयं जो है ना राष्ट्रीय जनता दल तोड़ने के लिए प्रयास कर रही है बिहार में। तो जो दूसरों को भी थकते आ रहे हैं, आज वो खुद थका हुआ महसूस कर रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के लिए मात्र एक ही एजेंडा है कि किसी भी चीज को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया जाए। बाकी और कोई उसका कोई निहितार्थ नहीं उनका।
उनका कोई जनता मैं ये जानना चाह रहा हूं नीतीश कुमार का अगला जो भी कदम होगा, हो सकता है वो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि अगर वो एनडीए में जाना चाहे तो मैं उनके लिए बात करने की कोशिश करूंगा। कितने % चांसेस है आप लोग अगर एनडीए की तरफ नीतीश कुमार रुख करते हैं तो? विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कोई मजबूरी नहीं, और नीतीश जी को लाना, जदयू पार्टी को हमारे में शामिल कराना भारतीय जनता पार्टी में, इसके लिए हमारी पार्टी बिल्कुल नहीं सोच रही है। नीतीश जी क्या सोच रहे हैं उनकी सोच हो सकती है, लेकिन हमारे नेताओं ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, अमित शाह जी ने भी कहा है, जेपी नड्डा जी ने भी एकदम से मन से कहा है कि किसी भी कीमत पर नीतीश जी के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी दूसरों को अपने कंधों पर बैठाकर आगे नहीं बढ़ाएगी। अब बिहार में भाजपा अपने बलबूते सरकार बनाएगी और पार्टी का मुख्यमंत्री भी अपने भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा बिहार में। और आने वाले लोकसभा चुनाव में 40 के 40 सीटें हम लोग एनडीए को, कमल फूल को, और यानी आप कह रहे हैं नीतीश जी के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं, उधर कोई गुंजाइश नहीं है। इस पर राजेश जी क्या कुछ कह रहे हैं, उनका जवाब लेके फिर मैं ऋषि जी आता हूं आपके पास। राजेश जी, देखिए, हमारे जदयू के भाई संजय कुमार जी बोल रहे थे कि पार्टी के अंदर कोई खरोच तक नहीं है। अरे भैया, खरोच पार्टी में नहीं है आपके, लेकिन 14 करोड़ जनता के दिल पे जा करके देखिए, खरोच नहीं दो फाट करते हैं नीतीश कुमार हर बार। आप देखिए कि आपके कार्यकर्ता के ऊपर क्या दिखता है, उस पार से इस पार आते हैं तो। और आप अपने पार्टी के अंदर खरोच की बात कर रहे हैं। जॉर्ज साहब को आप हटाए, शरद यादव जी को आप हटाए, ललन बाबू को हटाए, आरसीपी जी को हटाए, और पार्टी में खरोच कभी नहीं लगती है। खरोच लगती है 14 करोड़ लोगों के दिल पे, खरोच लगती है बिहार के लोकतांत्रिक व्यवस्था पे। तो संजय भाई, इस तरह का बात मत बोलिए। हर बार जदयू के नेता बनकर के मत दिए, कभी कभी बिहार के एक आम नागरिक होकर के टीवी पे आकर के बोला कीजिए। इतनी बस गुजारिश करते हैं। हम लोग 24 घंटे नेता बनकर नहीं जीते हैं, आदमी बनकर के भी जीते हैं। नीतीश कुमार के देश में बिहार को संसार कर रहा है बार बार। आप लोग कम से कम नीतीश कुमार से बात कीजिए कि इस तरह से करने से बिहार संसार हो रहा है। नहीं, आप जिस जनता की दुहाई दे रहे हैं, इतना ही गुजारिश करूंगा ना, सुन लीजिए ना। आप इसके लिए कुछ सुनने का भी प्रयास रखिए, प्रयास कीजिए। कल आपको उनके खिलाफ में बैठना पड़ेगा आकर के, क्योंकि वो नीतीश कुमार जी आपके साथ नहीं रहेंगे। मैं आज लिखित दे रहा हूं, सवाल आपने कर दिया है, आप आपके साथ नहीं रहेंगे। जी बोलिए संजय जी, बोलिए। जनता के हम शुभचिंतक है कि आप हैं, ये तो मैं आपको बता रहा हूं। और देश की, अब बिहार की जनता ये सुन रही है और देख रही है। हम लोगों ने बिहार के जनता के लिए क्या कुछ नहीं किया, ये बिहार की जनता बताएगी। हमने हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब से सत्ता संभाले हैं इस बिहार का, लगभग 18 वर्ष हो गए। आप देख लिए बिहार को हम लोग कहां ले जाने का काम किए हैं। हम लोग घर घर बिजली देने का काम किए, नल जल योजना चलाए, महिला सशक्तिकरण करने का काम किए, महिला को आरक्षण बिल दिए, शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने का काम किए, 1,20,000 संजय जी वो तो ठीक है, शिक्षकों को नियोजित करने का काम किए, रोजगार देने का काम किए। वो जो भी बात आप कह रहे हैं, जो भी बात आप कह रहे हो, जनता की अदालत में जाइए। संजय जी, लेकिन एक बात जो तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं, उसका तो खुलासा कीजिए। ठीक है, मैं राजेश जी आपके पास लौट रहा हूँ वापस। राजेश जी, बात आज बिहार के डेवलपमेंट को नहीं है, लेकर नहीं है। बिहार के डेवलपमेंट को लेकर जिस दिन डिबेट करेंगे उस दिन हम लोग विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। बात आज ये है कि क्या आरजेडी जेडीयू में सब कुछ ठीक है। जी संजय जी कुछ कह रहे हैं, संजय जी बोलिए। आप विवेक जी मेरे सुन लीजिए बात को। आप लोग जो अटकलें बात करते हैं, भाजपा के लोग बयान देते हैं, आप लोगों से पत्रकार और मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से कहते हैं कोई बात, ये बातें हैं और उसको आप लोग कयास कहते हैं। भाजपा के लोग कहते हैं और आप लोग उसको अटकले करते हैं और कयास कहते हैं। तो हम भी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए ना। हम जेडीयू के लोग, महागठबंधन के लोग, इंडिया के लोग कुछ कहना चाहते हैं, हमारी बात को भी चलाइए। हम भी कह रहे हैं
हमारी बात को भी अगर मीडिया की अगर कैपेसिटी है तो हम भी कह रहे हैं पूरा मीडिया के सामने, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने कह रहे हैं ये जो 2024 का चुनाव भाजपा के लोग लड़ने जा रहे हैं, हमें भी सूत्रों से कहीं से खबर मिली है कि मोदी के नाम पे नहीं, जोगी के नाम पे ये लोग चुनाव लड़ेंगे तभी सफल होंगे। तो क्या ये सूत्रों के हवाले से हमारे खबर मिली है, जिसको आप लोग चलाने का काम कीजिए। अगर कैपेसिटी है पूरे मीडिया में तो हमारी बातों को तो चलाई नहीं जाती है, और भाजपा के लोग जो कहते हैं आप लोग उसको अटकले कहते हैं। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। लोकतंत्र में नाइंसाफी जी नहीं कोई नाइंसाफी नहीं। राजेश जी कुछ कह रहे हैं। अरे आपको बोलने के लिए बुलाया ना मंच पे, आपकी बात नहीं सुननी होती तो बीजेपी के 4 प्रवक्ता बिठा के डिबेट कर रहे होते। संजय जी आपकी बात भी सुननी थी ना, इसलिए तो आपको बुलाया। राजेश जी कुछ कह रहे हैं। हमें भी सूत्रों से खबर मिली है। आप चल जा रहे हैं। अरे बीजेपी में नहीं आया है डिबेट में। बीजेपी में कभी कोई किसी से रिजिग्नेशन ले रहा है क्या? बीजेपी में 4-4, 5-5 राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कबरगाह का एक जगह बन गया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे उनको हटना पड़ेगा। एक एक करके बात कीजिएगा तो सबकी बात आएगी। ठीक है कंचना जी मैं आ रहा हूँ आपके, ऋषि जी मैं आपके साथ आपके पास आ रहा हूँ। ऋषि जी संजय जी कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं उनके पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि आने वाले चुनाव 24 के चुनाव बीजेपी योगी जी के नाम पे लड़ेगी। क्या आप इस खबर को चलाएंगे? यानी आपके सोर्सेस, हमारे सोर्सेस, सबके सोर्सेस, मीडिया में जितनी बातें चल रही है, पूरे देश में, पूरे बिहार में जितनी बातें चल रही है, सारी बेसलेस हैं, ये कहना है जेडीयू का। देखिए सोर्सेस से खबर तभी चलती है जब कुछ डेवलपमेंट होता है, और हम लोगों ने तथ्य रखे हैं, चाहे वो विवेक जी हो या हम हो या तमाम चैनलों ने कुछ तथ्य रखा है। तथ्य के आधार पे ही कुछ जो डेवलपमेंट हुए हैं उसी आधार पे हम लोग सवाल कर रहे हैं आपसे। ऐसा कोई डेवलपमेंट बीजेपी में हुआ है जिससे लग रहा हो कि योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, या नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने ऐसा कोई बयान दिया है? और हालात ऐसे हैं बिहार में कि तेजस्वी यादव को 6 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया जाना था, वो ऑस्ट्रेलिया यात्रा इनका रद्द हो गया है तेजस्वी यादव का। तो कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक रही है, तभी तो इस प्रकार के डेवलपमेंट हुए हैं, तभी मीडिया आपसे सवाल कर रही है और आपको उसका जवाब देना चाहिए। हर पार्टी में इस प्रकार के खिंचातानी होते हैं, हर गठबंधन में होते हैं जी। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं आज ये कह दूं क्योंकि जो विषय पारित हुआ है जेडीयू के मीटिंग में जो है कि ओबीसी जो है, ओबीसी वाला जो मुद्दा है उसको पार्टी जो है गांव-गांव तक पहुंचाएगी। इसका संकेत है कि जेडीयू इंडिया गठबंधन में बनी रहेगी, यह स्पष्ट हो चुका है। आप सवाल उठता है कि जेडीयू आरजेडी कितने सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस के खाते में कितने सीट जाएगी, इसको लेकर कहीं न कहीं आगे की दौर में बातचीत होगी। चलिए इसको खबर को और डेवलप होने देते हैं, देखते हैं इससे क्या निकल कर आता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए। लेकिन बिहार की राजनीति में जिस तरह से सियासत तेजी से बदल रही है, उससे साफ है कि बिहार से कोई बड़ा अपडेट जल्द ही देखने को मिल सकता है। डिबेट में फिलहाल इतना है, लेकिन अब बारी है विनर्स के नाम के ऐलान का। आइए देखते हैं, कल जो हमने सवाल पूछा था, इंडिया बोल रहा है कि कॉन्टेस्ट में, उसमें माफ कीजिएगा, सबका हिसाब होगा में जो हमने सवाल पूछा था उसमें लकी विजेता बने हैं मोक्षित प्रताप सिंह बरौर राजस्थान से और बीरेंद्र झा पटना बिहार से। आप दोनों को मिलती है एक शानदार घड़ी जो आपके पते पर पहुंचा दी जाएगी। ऐसे ही देखते रहिए, सबका हिसाब होगा और हर रोज जीतिए इसी तरह शानदार इनाम। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।